Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Ishan Ali. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 3 जुलाई 2024 को। ये हैं जी आज के एडिटोरियल जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जी ओपिनियन की। ये जो दो ओपिनियन है ना ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हैं, हॉट एंड डेंजरस क्लाइमेट पे है, द बजट एंड आफ्टर, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सिचुएशन है, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, जो ये बजट आया है 2024 और 25 का, उसके बारे में है। सबसे पहले जी ओपिनियन है किंग ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प साहब के बारे में राफिया ज़करिया साहब जो हैं वो तारीफ़ें बांधेंगी कि ट्रम्प साहब जो है ना उन्होंने एक डिबेट किया है जो बाइडन के साथ। नवंबर के अंदर होने हैं इलेक्शन यूएसए के अंदर, और आप जानते हैं कि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है। तो इससे पहले कहता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं ना प्रेसिडेंट के, वो 2 से 3 डिबेट करते हैं इलेक्शन से पहले पहले। तो बाइडन साहब और ट्रम्प साहब का डिबेट हुआ है, जिसके अंदर जो ट्रम्प साहब है ना ये डोमिनेट रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन किया गया, यूक्रेन वार के ऊपर बात की गई, ठीक है, और ये जो इसराइल की और फ़लस्तीन की वार है उस पे बात की गई। ट्रम्प ने जो है बाइडन को धोया, ठीक है, बाइडन को कहा कि तुमने $200 मिलियन दे दिए यूक्रेन को, उसका इशू आपने हल नहीं किया। और साथ साथ जो है उसने एंकर ने पूछा बाइडन साहब को कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी करंट जो चैलेंज हैं जियोपॉलिटिक्स के और जियो इकोनॉमी के, उसको लेके। तो बाइडन साहब जो हैं उनकी एज हो गई है 81, ठीक है, और जो ट्रम्प साहब है इनकी एज है 78। तो कहता है कि एज फैक्टर की वजह से ना जो कोग्निटिव एबिलिटी है बाइडन साहब की वो डिस्टर्ब हो रही है। आप देखेंगे कि जो बाइडन साहब जो हैं उन्होंने जो इसका रिप्लाई दिया ना, जब उनसे एंकर ने क्वेश्चन किया कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी के लिहाज से आपकी क्या पॉलिसी हो गई, तो कहता है जो बाइडन ने जो सेंटेंस बोला ना, तो उसकी ना अवाम को समझ आई ना बाइडन को समझ आई। तो ये कहता है कि उस वक्त जो है ट्रम्प साहब ने खुल के जो है ना बाइडन साहब की विकेट गिरा दी है। और पूरे यूएसए के अंदर अब ये जो वायरल हो गया है ये वीडियो क्लिप, और लगता है कि अब ट्रम्प साहब जो है ना दोबारा पावर पकड़ रहे हैं यूएसए के अंदर। तो मोस्टली इन डिबेट्स के अंदर जो डोमिनेंट रहता है ना वही यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है। उसके अलावा रही सही कसर, राफिया ज़करिया कहती हैं कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके अंदर केस चल रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है कुछ अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए थे, और इसने अपने पैसे इस्तेमाल किए थे। एक पोर्न स्टार जो है उसका केस चल रहा था, ठीक है। तो कहता है कि उस तरफ दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहे थे ना उसके अंदर जो जजेस हैं उन्होंने जी ट्रम्प साहब को फेवर दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट से भी जो ट्रम्प के केसेस हैं ना उससे उसको रिहा मिल गई है। कहता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है ना इससे लगता है कि ट्रम्प जो है ये दोबारा प्रेसिडेंट बन के आएगा, और इस दफ़ा उसके पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। तो इसलिए राफिया ज़करिया ने क्या टाइटल रखा, किंग ट्रम्प। ट्रम्प साहब जो है ना अब नया जो प्रेसिडेंट बनने के जो ज़्यादा इंकशाफात हैं वो ट्रम्प साहब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको लेके बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, पॉलिटिकल हालात जो हैं यूएसए के वो टर्मोइल हैं, ख़राब हैं, और इससे कहता है कि यूएस की डेमोक्रेसी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इस पे काफ़ी लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि आपने ट्रम्प साहब को फेवर दे दी है। तो जुलाई 1 2024 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट साहब जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प की फेवर के अंदर, फॉर्मर प्रेसिडेंट की फेवर के अंदर उन्होंने हेयरिंग की है। इससे कहता है जितने भी ऑफिशियल एक्ट उनके अगेंस्ट चल रहे थे उससे उनको इम्यूनिटी मिल गई है। अब कहता है कि ये जो डिसीजन आया है ना जो कि डोनाल्ड ट्रम्प को केसों से रिहा कर दिया है, इससे यूएसए की डेमोक्रेसी पे क्या पड़ेंगे, इम्प्लीकेशन पड़ेंगे, असरात पड़ेंगे, ठीक है। कहता है ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन किया है इससे कहता है कि जो मुकदमा चल रहा था
लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्स जो है ना, उन्होंने ट्रंप साहब की तरफ जो है फेवरेटिज़म जो है उसका जो है मुजाहरा किया है। उसके अलावा कहते हैं सोनिया सोटोमेयर, इन्होंने कहा है कि आपने जस्टिस की जो है धज्जियाँ उड़ा दी हैं और इस डिसीजन पे क्रिटिसाइज़ किया है। और उन्होंने कहा है कि आप प्रेसिडेंट साहब को बफ द लॉ समझते हैं और कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट साहब को अब बादशाह मान रहे हैं, मुनैर समझ रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने देखना है। उसके अलावा जी प्रेसिडेंट जो बाइडन और उसके अलावा जो ट्रंप साहब का डिबेट हुआ, उसमें जो बाइडन की परफॉर्मेंस जो है उसने काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया। और बाइडन साहब की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर काफ़ी जो है इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं और इस बात पे गौर किया जा रहा है कि बाइडन साहब को जी उतार लिया जाए और कोई और कैंडिडेट जो उसका सक्सेसर हो, उसको कहता है कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो, उसको प्रेसिडेंट्स की जो कैंडिडेसी है वो दे दी जाए। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो रूलिंग होगी वहाँ पे जो, उसके अलावा यूएस ये जो द रूलिंग हैज़ रेज कंसर्न अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड रीजन ऑफ चेक एंड बैलेंस इन यूएस डेमोक्रेसी। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग हुई है ना, जिसके अंदर ट्रंप साहब के तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया गया है, इससे कहता है कि जो पावर है ना वो कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो जाएगी। और कहता है कि आपने यूएस डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ थी उनको आपने क्या किया है, ख़राब किया है। और इससे कहता है कि जो डेमोक्रेट है ना, उनके अंदर डर जो है वो बढ़ता जा रहा है कि ट्रंप साहब जो है लगता है दोबारा प्रेसिडेंट बन के आएंगे और इस दफ़ा उनके पास पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, सो आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर जो भी प्रेसिडेंट बन के आएगा उसका पूरी दुनिया के अंदर असर होता है। इसलिए जी यूएसए के जो इलेक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी दुनिया इनके ऊपर नज़र रखती है। तो कहता है ये जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इलेक्शन ये जो आया है ना डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, इससे एक जो है वो प्रेसिडेंट जो है ये एक नमूना और एक मिसाल कायम हो गई है कि पास्ट के लीडर को जिस तरह जी शील्ड की जो है वो मिल गई थी कि उनको जी अकाउंटेबल नहीं समझा गया। और कहता है कि इससे कहता है कि यूएसए की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो फैक्ट होंगी कि जिस तरह आपने ट्रंप साहब को खुली छूट दे दी है। क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जी पोलिटिकल बायसनेस का मुजाहरा किया है। ठीक है, और ये जो जस्टिस दिया है ट्रंप को, इसके ऊपर भी लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो जस्टिस ना आपने जो है वो देख लेना है। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा हमारे पास ओपिनियन है द बजट एंड आफ्टर। ठीक है, बजट पेश हो गया 2024 और 25 का। ठीक है, कहता है कि उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे कि जी बजट पास होने से पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि फार्मर बैंकर हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे जी, अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे और कोई भी जो सैक्रेड काव है, सैक्रेड काव का मतलब मैंने कल भी बताया था कि वो लोग जो कि टैक्स नहीं देते, जो पावरफुल लोग हैं जो टैक्स से बचते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रिटेलर सेक्टर है, उसके अलावा मैंने बताया था कि आपका जो रियल स्टेट का सेक्टर है, जो टैक्स नेटवर्क से बचते हैं ना, तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब जो कि टेक्नोक्रेट हैं, इन्होंने कहा था कोई बंदा टैक्स नेटवर्क से नहीं बचेगा, पुअर को रिलीफ देंगे, डेब्ट सर्विसेज के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जीडीपी ग्रोथ को बेहतर करेंगे, आईएमएफ से प्रोग्राम लेंगे। तो अब कहता है कि जो इस संडे को कॉन्फ्रेंस की है औरंगज़ेब साहब ने, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो है कंडोलेंस का मुजाहरा किया है सैलरीड क्लास को लेके कि सैलरीड क्लास के ऊपर जो है वो ज़्यादा टैक्स लग गए हैं और जिनके ऊपर लगना चाहिए था उनके ऊपर जो है अभी भी कहता है कि टैक्स नहीं लगाया जा रहा और उनको टैक्स नेटवर्क से छूट दी जा रही है। राइटर कहता है जो कि सरासर एक आम आवाम का, जो गरीब आवाम है, उनका गला घोटने के बराबर है। ठीक है, जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं कि जो अनटचेबल पाकिस्तान के अंदर थे ना, जो कि बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, अभी भी कहता है उनको टच नहीं किया गया टैक्स की मदद में। फ्लीसिंग द ओप्रेस्ड, फ्लीसिंग का मतलब होता है टू गेट द मनी बाय डूइंग द फ्रॉड और करप्शन। मतलब यहाँ पे वो कहता है कि जो मिडल लोग हैं ना, जो सैलरीड लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं। और कहते हैं अभी भी जो सरकारी ख़र्चे हैं वो कम नहीं हो रहे। ठीक है,
इन्होंने कहा था कि हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे। सो इसको लेके कहता है बजट का जो आफ्टर इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बजट 2024 और 25 आ गया है। इसमें इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रही है और पॉलिटिकल टर्मोइल दिखाई दे रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है, जो पॉलिटिशियन है, वो आपस में डिवीज़न का शिकार हैं। पीपी ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने शुरू के अंदर बजट के बारे में बड़ी तकरीरें की, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसका वोट दे दिया और पीटीआई को होश ही नहीं है। डोमेस्टिक उनके आपस में इतने मुश्किलात आपस में लड़ रहे हैं कि कहता है कि उनका जो मौक़िफ़ था वो मिला जुला था बजट को लेके। सो जी इसमें क्या कहता है कि रिसेंट जो बजट 2024 और 25 आया है पाकिस्तान का, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर जो कि फार्मर बैंकर हैं, उन्होंने क्या किया है जी कि उन्होंने ये जो बजट पेश किया है इसमें वो अनप्रिपेयर्ड दिखाई दे रहे थे और कहता है कि उनकी जो ऊपर ऊपर से वो एम्पैथी दिखा रहे थे कि वो अवाम के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन कहता है जितना ये बजट आया है ना, ये आईएमएफ को खुश करने के लिए आया है, अवाम को खुश करने के लिए नहीं आया। ये आईएमएफ को खुश किया जा रहा है या फिर जो अमीर लोग हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते उनको खुश किया जा रहा है। ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ बजटरी मैयर, तो जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं बजट जो है वो सैलरीड क्लास पे लगाया है आपने और जो अमीर लोग हैं उनको आपने सेफ गार्ड कर दिया है। कहता है वेल्थी और जो पावरफुल सेक्टर है ना, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनको भी छूट दी है आप लोगों ने। ठीक है। और उसके अलावा कहता है जो आपने प्रोमिस किए थे रिफॉर्म्स लाने के लिए, हम समझ रहे थे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है औरंगज़ेब और इस मरतबा पाकिस्तान की किस्मत चेंज होगी, लेकिन कहता है ये जो बजट है इसके अंदर जो कोहेसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है वो नज़र नहीं आई और स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी जो है वो नज़र आ रही हैं। ठीक है। उसके अलावा कहता है टैक्स जो है इसको बढ़ाया जा रहा है जिससे पब्लिक की जो बेचैनी है बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है। ये जो बजट है इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म अप्रोच देखी गई है, लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है। सिर्फ कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए जस्ट ये शॉर्ट टर्म प्लान लेके आए हैं। लॉन्ग टर्म जो है इकोनॉमी रिकवरी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लाना होगी और बिज़नेस का माहौल बनाना पड़ेगा ताकि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इससे मज़ीद कहता है कि इंटरनल डिवीजन पैदा हो रही है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके अंदर भी मसाइल हैं, जिससे कहता है पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल हैं, रुकावट है। तो जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती। कहता है कि साग डार साहब जो हैं ये डिप्टी पीएम बन के आए हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना उसकी पॉलिसी के ऊपर भी काफ़ी इनका असर है। ठीक है। इससे कहता है डिसीजन करना कम्प्लिकेट होता जा रहा है और हमारी जो पॉलिसीज़ है ना वो स्टेगनेशन का शिकार हो गई हैं। ठीक है। बजट जो है ज़ाहिर बात है जी, औरंगज़ेब साहब के बॉस बन के आए हैं डार साहब, तो डिप्टी पीएम में इसहाक डार साहब जैसा कहेंगे वैसा होगा। बजट जो है ये जो अप्रूव हुआ है, राइटर कहता है कि इसमें जो सब्सटेंटिव डिबेट है, मतलब जो डिबेट होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया, लैक का विजन नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं आपस में वो मशवरा उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा। ऑन गोइंग जो पावर स्ट्रगल पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, एलीट पावर को कैप्चर करना चाहती है, इससे कहता है जो मीनिंगफुल इकोनॉमिक रिफॉर्म लानी थी और प्रोग्रेस लेके आनी थी उसके लिए जो एफ़र्ट्स हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। ठीक है। सो इसमें आपने कंक्लूजन बताना है कि जो बजट आया है ख़ास तौर पे पाकिस्तान का 2024 और 25 का, इसके अंदर डीप रूटेड इकोनॉमिक चैलेंज हैं, गवर्नेंस डेफिशिएंसीज हैं, अर्जेंट बेस पर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है ताकि जितनी भी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हैं उनको एड्रेस किया जाए, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको बहाल किया जाए, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे। सो जी इसके अंदर हमने क्या देखा कि पाकिस्तान का बजट 2024 और 25 का एनालिसिस किया और वेरियस सेक्टर में इसका जो किरदार देखा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, इसके जो इंस्टेबिलिटी है ख़ास तौर पे जो डिवीज़न है आपस में सियासतदानों के दरमियान इसके इम्प्लीकेशन हो रहे हैं, गवर्नेंस नहीं ठीक हो रही। ठीक है। और इससे कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद जी पार्टी द नेशन तीसरा ओपिनियन है। इसमें सिंपली मैं आपको बता दूं ना, मेर अली साहब जो है ना इन्होंने लिखा है यूके के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है। यूके के अंदर कहता है कि सियासत जो है वो चल रही है
और ये जो हैं सबसे पहले वो बात करते हैं मार्गारेट थैटर, ये थैटचर ये आपने प्रोनाउंस कर लेना है। और उसके अलावा कहता है कि ये बंदी जो है ना, इसने काफ़ी टाइम जो है एज अ पीएम जो है गुजारा है ब्रिटेन का, ठीक है। उसके बाद वो बात करेंगे टोनी, मतलब यहाँ तक कहता है कि इनके आपस में जो है ये देखें 1997 में यूके के अंदर इलेक्शन हुए, न्यू लेबर जो है ना उसके अंदर आइडियोलॉजी के अंदर काफ़ी शिफ्ट दिखाई दिया गया, ठीक है। तो कहते हैं कि टोनी ब्लेयर जो है उन्होंने जी मार्गरेट जो हैं उनकी जो एजेंडा था उसको कबूल किया। मतलब ये हैं टोनी ये हैं टोनी ब्लेयर जो थर्ड लेवल पे हैं, और ये हैं मार्गरेट। इन दोनों जो इसकी लेगेसी थी ना वो इन्होंने फॉलो की। इसको आप इतना अहम ना समझे, जस्ट आप एक मरतबा इसको देख लें कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो बस ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो बस ये आपने कहना है कि वहाँ पे जी अब इलेक्शन हो रहे हैं और जो वहाँ पे दो पार्टीज़ हैं तो उनके बारे में कहता है कि ये जो इनकी आइडियोलॉजी है उसमें शिफ्ट देखने को मिला, ठीक है। कुछ लीडर जो हैं वो ज़ायनिस्ट लॉबी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह ज़ायनिस्ट का आपको पता ही है यहूदी लॉबी है, ठीक है। और अभी भी ऋषि सुनाक जो हैं वहाँ पे आप जानते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि उनको जी पालकी के नाम से पुकारा जा रहा है। पालकी मीन के वो फॉरनर हैं, वो यूके के इससे बिलोंग नहीं करते। पालकी का टर्म जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पे शुरू में जो लोग आते थे ना यूके के अंदर जिन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की वहाँ पे, तो कोई पाकिस्तानी पकड़ा गया, ठीक है। तो अब वहाँ से ये लफ्ज़ जो है ना वहाँ पाकी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बाहर का बंदा यूके में आए ना उसे वो पाकी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ पे अब उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ऋषि सुनाक को, ठीक है। मतलब ये पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया गया, आपने जस्ट इसको देख लेना है कि इस के अंदर जो ये जो मार्गरेट जो हैं इन्होंने न्यू लेबर जो वहाँ की जमात है उसके अंदर काफ़ी जो हैं आइडियोलॉजी शिफ्ट देखने को मिली, लीडरशिप देखने को मिली, और जिससे कहता है कि जो यूके की पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी जो है वो असर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट है हॉट एंड डेंजरस, ठीक है। हॉट और डेंजरस के अंदर जो अलीशा खान है ना, ये क्लाइमेट चेंज की बात करेंगी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज तो आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, ठीक है। उसके अलावा और भी आपका ये जो जीएसए है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसके अंदर भी इसके लेके काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। अलीशा खान जो हैं ये कहती हैं द हीट दिस ईयर इज़ जस्ट अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट इज़ लाइकली टू फॉलो, ठीक है। कहती हैं कि जो हीट आ गई है ना, जो आपको हीट वेव देखने को मिल रही है, अब दुनिया कहता है कि जिस तरह एंटोनियो गुटरस ने कहा है वो ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। कहता है हीट वेव जो आ गई है ना अब ये आगे भी आएगी अगर आपने पहले से कोई रिफॉर्म ना लेके आए, कोई प्लांटेशन आपने ना की, कोई पौधे शौधे ना लगाए, ठीक है। तो इसको लेके कहती हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और टिपिंग पॉइंट्स जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे टिपिंग पॉइंट क्या है? अच्छा, ये जी साइंटिस्ट जो है ना उन्होंने कहा है कि अगर ये दुनिया के अंदर 9 टिपिंग पॉइंट नज़र आना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कोई क्लाइमेट जो है वो कैटास्ट्रोफिकली चेंज हो रहा है। द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 9 टिपिंग पॉइंट, ये टिपिंग पॉइंट है, मतलब एज पे पहुंच चुका है दुनिया का क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जिस तरह जी अमेज़ोन जो है रेन फॉरेस्ट जो है उसमें खुश्की आ रही है, आर्कटिक जो है सी उसमें मैसिव लॉस हो रहा है, अटलांटिक सर्कुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो गई हैं, बोरियल फॉरेस्ट में आग लग रही है, कोरल रीफ जो हैं इनका जो मैस है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, परमा फ्रोस्ट मेल्ट होना शुरू हो गया। मतलब ये ऐसे पॉइंट हैं जिससे देख के आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको लेके वो कहती हैं कि अलीशा खान के जी 1980 के अंदर हर 10 साल बाद जो दुनिया है ना वो गर्म होती गई, ठीक है। और अब कहता है कि दुनिया एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गई है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है आईपीसीसी
जो कि क्लाइमेट चेंज को देखता है, उसने बताया है हर साल 1.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जो कार्बन फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल है 2030 तक उसको रिड्यूस करना होगा, जिसको रिड्यूस करने के लिए अभी भी हम कहते हैं कि अनमेट हैं। हमने इसको कम नहीं किया बल्कि आए दिन जो है इंडस्ट्री और जो गाड़ियाँ उनमें इजाफा हो रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट आती हैं COP 27 28, ये आप जानते हैं कॉन्फ्रेंस हुई हैं क्लाइमेट को लेके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो कहते हैं क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आप देख सकते हैं, सोलर रेडिएशन, सी लेवल, पोल्यूशन, ये सारा कहता है कि हर चीज़ जो है ना क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है उस पर अफेक्ट आ रहा है। बाकी कहता है ये आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो ओशंस हैं, ठीक है, ओशंस के अंदर आप जानते हैं कि समंदरी ज़िंदगी है वो अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये अब कहता है टिपिंग पॉइंट तक पहुंच गई है। रीसेंट जो हीट वेव आई हैं इससे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं। और कहता है कि कोविड-19 जैसी जो पेंडेमिक आई है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो दोबारा भी आ सकती हैं, इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा कहती हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पेक्ट पड़ रहा है और जो क्राइसिस आया है इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट की चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। उसके अलावा कहता है कि कन्फ्लिक्ट इंड्यूस करता है, ख़ास तौर पे जब आप जानते हैं कि जब जो एक फैमिली है अगर उनके जो सरबराह है उसको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, तो पैसा नहीं होगा, घर जब वो आएगा तो लड़ाइयाँ होंगी, ज़ाहिर बात है, खाने को कुछ नहीं होगा। ठीक है, और भी दुनिया के अंदर भी लड़ाई होगी जब रिसोर्सेज कम होंगे। तो कहता है कि ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं, सोसाइटल स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है अगर क्लाइमेट मज़ीद डेंजरसली बढ़ता गया। उसके अलावा कहता है दुनिया का जो टेम्परेचर है 2.5 टू 2.9 सेंटीग्रेड जो है वो प्री इंडस्ट्री लेवल से अब तक बढ़ चुका है। जब से इंडस्ट्रीज़ आई तब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई। पाकिस्तान के अंदर कहता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें काफ़ी रिस्क देखने को मिलती हैं, जिस तरह 2022 में फ्लड आया, और हमें इमीडिएट बेसिस पे जो है ना अडाप्टिव मेजरमेंट जो है वो लेने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा कहती हैं कि हिमालय रीजन जो है वहाँ पे भी स्नो लेवल जो है वो कम हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। ठीक है, तो कहता है कि जिससे कहता है कि थ्रेट पैदा हो रहा है पानी का। और कहती हैं कि ये जो इनिशियल फ्लड आए हैं और जो खुश्की ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है, खुश्क साली पैदा हो रही है दुनिया के अंदर, डिज़र्टिफिकेशन सहरा बनते जा रहे हैं, हरे भरी जो जगह थी। उसके अलावा इंटेंसिव हीट वेव जो है ये मूनसून का पैटर्न चेंज कर रही है। अब एक्सपेक्टेड है जो मूनसून की बारिशें हैं इसमें कहा जा रहा है बहुत सख्त बारिशें होने वाली हैं। कहते हैं सोशल जो स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, साइकोलॉजिकली लोगों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट हो रहा है। हीट स्ट्रेस की वजह से जो फिज़िकल इम्पेक्ट होता है, एक तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो रहा है, बिहेवियर इंसानों के जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। गुस्सा बड़ा करेंगे जब आप गर्म एरिया में रहेंगे, या फिर आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आपके पास एयर कंडीशनर नहीं है, या तो ज़ाहिर बात है जब आप हीट को ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे तो वो हीट आपके बिहेवियर में भी नज़र आती है। उसके अलावा कहते हैं कि हिस्टोरिकली जो क्लाइमेट इंड्यूस जो डेप्रीवेशंस हैं उनको कम किया जाए, और इसके लिए आपको सोसाइटी और सिस्टमेटिक चेंज करने की ज़रूरत है ताकि सब मिलजुल के काम करें और ये जो डिज़ास्टर है इससे निपटने के लिए पहले से तैयार हो जाए। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के अंदर जो रिसोर्सेज की डिस्पैरिटीज़ है, मीन जिस तरह हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोप वगैरह, अमेरिका, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ जो ये एशिया के अंदर भी कुछ एरिया हैं और अफ्रीका के हैं, वो बड़े जो हैं वो उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो इससे कहता है कि इससे मज़ीद कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे और क्लाइमेट जस्टिस में रुकावट पैदा होगी। अर्जेंट बेस पे वो कहते हैं क्लाइमेट के खर्च करने की ज़रूरत है और एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि ग्लोबल क्लाइमेट जो है इसको कम करने के लिए कमिटमेंट शो की जाए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, इससे कहता है कि हमारे रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम हैं, उनके ऊपर दबाव आ रहा है। ठीक है, फूड, वाटर, एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज पैदा हो रहा है। इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट रेजिलियंस हैं वो जो इश्यूज़ हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंस पैदा की जाए और ह्यूमन सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए काम किया जाए। ठीक है,
सो जी, इसमें हमने देखा कि दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है। इमीडिएट बेस पे कंप्रीहेंसिव एक्शन लेके हमें जी कार्बन एमिशन कम करना होगी और क्लाइमेट चेंज की जो पैटर्न है उनके मुताबिक अडाप्ट करना होगा। और जितनी भी वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है वो अपनी एफ़र्ट्स करे और उसके अलावा जितनी भी प्लानट के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है उनको सेफ गार्ड करे। और जो पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़तरे का लाहक हो रही है उनकी जो मुश्किलात है उसको कम करने के लिए भी काम किया जाए। सो ये थे जी आज के ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।